तो क्या कुछ बदलेगा इस गठबंधन से? क्या जमीन पर कुछ बदलाव होगा? उत्तर प्रदेश के लड़के एक बार फिर साथ आए हैं। 2017 में तो देखा था कि किस तरीके से इस गठबंधन ने कुछ खास कमाल नहीं किया था। तो क्या 2024 कुछ अलग होगा? इस पर चर्चा करने के लिए विनोद शर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या बदल जाएगा? 2017 2024 एक बार फिर से गठबंधन साथ में आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जमीनी तौर पर इस गठबंधन से कुछ खास फायदा उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होती दिखाई पड़ती है? भाई, ये गठबंधन तो मृत घोषित कर दिया गया था ना। तो जब कोई अ, अपनी शव शव शवशैया पे लेटा हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया है, तो थोड़ी सी सेलिब्रेशन तो बनती है। अब वो कितना हष्टपुष्ट होता है, लड़ाई में कितना सक्षम होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब कम से कम एक रस्साकशी होगी, लड़ाई होगी। और कई प्रांतों में लोग ये कह चुके हैं कि वहां तो एकतरफा लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है, हम 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का लक्ष्य रखते हैं। जी। लेकिन हम समझते हैं कि असली लड़ाई होगी महाराष्ट्र में, असली लड़ाई होगी बिहार में, असली लड़ाई होगी तेलंगाना में, असली लड़ाई होगी अ, बिहार में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। और कुछ हद तक असली लड़ाई जो है, मैं समझता हूं वो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। हालांकि उसके आसार तात्कालीन तौर पर कम नजर आ रहे हैं। पर विनोद जी, क्या अगर 80 सीटों को बिल्कुल दरकिनार, कि जैसे आपने भी कहा 80 लड़ाई वहां पर हो, बाकी स्टेट्स के आपने नाम गिनाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिना दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता अब तक हमने हमेशा देखा है कि बिल्कुल अधूरा रह जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो अभी अलायंस हुआ है समाजवादी में और कांग्रेस में, वो ऐसा अलायंस पहले भी हो चुका है। हम्म। और बीएसपी के साथ भी समाजवादी का पहले अलायंस हो चुका है। तो मेरा ये मानना है, उस वक्त आरएलडी भी साथ होती थी, और आरएलडी आजकल बीजेपी की तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जब नरेटिव बनेगा इलेक्शन का, उसके जी। बाद ही हमको पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन अब कम से कम महाराष्ट्र में और बिहार में, जो कि दो बड़ी स्टेट्स हैं, और वेस्ट जी। बंगाल में, ये तीन सबसे बड़ी स्टेट जो हैं उत्तर प्रदेश के बाद, वहां पर रस्साकशी होगी, वहां पर हम्म। लड़ाई होगी। और वहां के नतीजे काफी हद तक ये डिसाइड करेंगे कि किसके पास कितने आंकड़े हैं। कि भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी जो आज के दिन जीतती हुई नजर आ रही है, वो कितने मार्जिन से जीतेगी। हम्म। क्या वो इनिंग्स डिफीट दे रही है? क्या वो 10 विकेट की डिफीट दे रही है? क्या वो 500 रन, 200 रन, 300 रन की डिफीट दे रही है? ये देखने वाली बात है। आज के बिल्कुल। दिन हम तात्कालिक तौर पे बात कर रहे हैं, कल हमारा ये हम्म। आकलन बदल सकता है। हर्षवर्धन जी, लेकिन कम से कम एक बात तो बिल्कुल थोड़ी दिखाई पड़ेगी कि पिछले एक दो महीने से, जब से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, राहुल गांधी जहां जहां राज्यों में जा रहे थे वहां झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे थे। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उसके बाद बिहार हो। कम से कम पिछले 3-4 दिनों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का साथ में आना, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का साथ में आना, कम से कम नैरेटिव जो है वो कुछ बदलाव जरूर आया इंडिया गठबंधन को लेकर। देखिए अंकित जी, मुझे लगता है कि राजनीति में पार्टियों का काम ही यही होता है कि वो अपने आप को ताकतवर साबित करे। कई बार पार्टियों के पास अपनी ताकत होती है। अभी भारतीय जनता पार्टी इतनी शक्तिशाली है कि उसके आगे इन पार्टियों की कोई हैसियत नहीं बची। अब इसको दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, कि देश की सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी, उसकी स्थिति यह है कि उसको अपनी सीटें तक तय करने का अधिकार नहीं। अखिलेश यादव सीटें तय कर देते हैं, अरविंद केजरीवाल सीटें तय कर देते हैं, तो वो जहां पर खड़ी है शायद उसके पास इससे बेहतर विकल्प नहीं, और राजनीति में सबसे बेहतर विकल्प चुना जाता है। 2014, 2017, 2019 और 2022, ये जो चार चुनाव हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ बताया है। क्या बताया? भारतीय जनता पार्टी ने 50+ परसेंटेज उसकी लड़ाई शुरू कर दी। हमने बहुत साफ साफ देखा
कि कैसे वो 49% के ऊपर मत पर खड़ी हुई। और जो अखिलेश यादव जी ने ही एक बार कहा था, जब कांग्रेस देरी कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी समझ नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी यहां 50%, 55%, 60-62% तक मतों पर गई। तो निश्चित तौर पर कोई सीटों में बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। अपने परिवार की सीटें बचा पाएंगे क्या? क्या सोनिया जी वहां नहीं रहेंगे लेकिन रायबरेली बच पाएगी क्या? क्या अमेठी स्मृति ईरानी से राहुल गांधी लड़कर छीनेंगे या कोई और लड़ेगा? यादव परिवार की जो सीटें हैं, जो गढ़ है, मैनपुरी है, आजमगढ़ है, ऐसी जगहों पर जीत पाएंगे क्या? मुझे लगता है ये सारा फोकस उसी पर है और उसी की लड़ाई है भी, क्योंकि 80 में से 74-75 सीटें ऐसी हैं जहां इनका गठजोड़ कुछ ऐड नहीं करता है। अगर यही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी होती तो हम 2019 के उदाहरण से भी ये बात करते। 14 में 71+2 यानी 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। और अब इस बार आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर भी उसके साथ हैं, जयंत चौधरी भी उसके साथ हैं। तो अगर ये 72+8 का फॉर्मूला आया तो ये गठजोड़ शायद नंबर्स के मामले में कहीं नहीं टिकेगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छा है। लेकिन हर्षवर्धन, जैसे बार बार ये बात होती है कि अगर कांग्रेस की जैसे या समाजवादी पार्टी के लिए भी या बाकी दलों के लिए कहा जाता है जो बीजेपी के सामने है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस वजह से साथ में आ रहे हैं। पर अगर बीजेपी खुद ही इतनी मजबूत है कि 370 ला सकती है, तो बीजेपी को भी बिना घटक दलों के काम नहीं बन रहा है। उनको आरएलडी भी चाहिए, उधर से लेकर आरएलडी को भी अपने साथ लेकर आए, ओम प्रकाश राजभर को भी अपने साथ लेकर आए, नीतीश को भी तोड़ के अपने साथ लेकर आए। तो जितनी मजबूती या जितनी कमजोरी कहीं विपक्ष की दिखती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपने दम पर पूरी आश्वस्त खड़ी हुई है कि 370 सीटें हम खुद ही ले आएंगे। उनको भी लोगों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। नहीं अंकित, मुझे लगता है कि इससे नासमझी वाला सवाल या इससे नासमझी वाला राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। 272 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी है। जैसे हम लोगों के मन में भी ये सवाल आता है, भाई 38 दल है, अभी तो ज्यादा दल है नहीं, लेकिन ये हम लोगों की नासमझी होगी। भारतीय जनता पार्टी जब पूर्ण बहुमत हासिल कर लेती है तब भी एनडीए की सरकार थी, वो गठजोड़ सरकार के लिए नहीं बना रही। फिर 303 हासिल कर लेती है तब भी एनडीए की सरकार है। और जब अब वो 370+ कह रही है तो लगे हाथ वो एनडीए का भी बता रही, कह रही कि हम 400+। यानी जो विपक्ष को, जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़े हैं, उनको एकदम से कॉर्नर करना, उनको न्यूनतम कर देना, उनको इतना कम कर देना कि उनका मनोबल टूट जाए कि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में। तो दोनों के गठजोड़ में बहुत फर्क है। गठजोड़ दोनों कर रहे हैं। एक का गठजोड़ है कि भैया किसी तरह से हमारी कुछ सीटें हो जाए, दूसरा के है कोई सीट बचे नहीं। दोनों गठजोड़ का एक फर्क है। तो एक का गठजोड़ विनोद जी 400 की ओर ले जाने का गठजोड़ है, यानी कि मजबूती को और मजबूत करने का गठजोड़ है। दूसरी तरफ दूसरा गठजोड़ यह है कि कमजोर हैं, साथ खड़े होंगे तो बच पाएंगे। भैया ऐसा है, किसी भी लड़ाई में अगर आप कमजोर भी हैं तो देन यू हैव टू फाइट फॉर एन ऑनरेबल डिफीट। वो ऑनरेबल डिफीट क्या है? आपको मजबूत विपक्ष चाहिए कि नहीं, कि 400 सीट एक ही दल को दे दोगे? ये भारत है कि चीन है? अरे भैया कुछ सोचो। और जब विपक्ष कमजोर है तो मीडिया ही, मैं समझता हूं, विपक्ष बनना चाहिए। उसको सवाल उसको पूछने चाहिए, जवाबदेह बनाना चाहिए जो सत्तारूढ़ दल है उसको। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, लेकिन विपक्ष के बिना लोकतंत्र नहीं है। और हम अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष जो है, अगर वो हार रहा है तो उसकी हार ऑनरेबल हार हो, इज्जत वाली हार हो, लड़के हारे, हथियार मत डाले। उसी को लोकतंत्र कहते हैं भाई। और आज के दिन मैं किसी को हारा हुआ और जीता हुआ नहीं बता रहा हूं। वक्त बताएगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, 80-85 दिन पड़े हैं वोट डलने से पहले। तो देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। आंकड़ों में नहीं फंसना चाहता मैं। और ये बात नैरेटिव की होती है, तो चाहे कोई कुछ भी कह दे, कोई कितना मजबूत है और 370 और 400 की तरफ जा रहा है, या कोई बिल्कुल हारने वाला है या जीतने वाला है, अंत में ये वोटर्स की विजडम पर छोड़ना पड़ेगा। देश की राजनीति जो है वो कई बार लोगों को चकित जरूर कर देती है। तो कम से कम जब तक वोट नहीं पड़ेगा तब तक ये कहना कि किसकी कितनी सीटें आ जाएंगी, ये एक मुगालते में रहने वाली बात होगी। लेकिन एक कम से कम उम्मीद ये है कि एक मुकाबला दिखाई पड़े, एक तरफा लड़ाई ना दिखाई पड़े 2024 के चुनाव में। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।